नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और फरवरी के उत्साह के शुभ आगमन पर आपका स्वागत करती हूं मैं राजश्री त्रिवेदी। शिशिर ऋतु की ठिठुरन को विदा करते हुए एक नवस्फूर्ति की अनुभूति आप में से कई दोस्तों को प्रेरित कर सकती है वीकेंड पर बाहर निकलकर प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अच्छी सी किताब पढ़ने के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसे में हमें तो यहीं पर यानी स्टूडियो में ही निराला की पंक्तियां याद आने लगती हैं। एक दृश्य सा सजीव होने लगता है मनोज। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। क्या बात। किसलय वसना नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय उरुतरु पतिका, मधुप वृंद बंदी, पिक स्वर नभ सरसाया। इधर भक्त सूरदास ने भी तो कहा है, फागु चरित रस साध हमारे, खेल ही सब मिली संग तुम्हारे, सुनि सुनि सूर श्याम मुस्काने, ऋतु बसंत आयो हर्षाने। हाँ, आधुनिक युग में शायर गीतकार गुलजार साहब का कलम इस मौसम में एक अनूठी रोमानियत भरा शब्द स्वर चित्र उकेरता है। फरवरी की सर्दियों की धूप में बूंदे बूंदे अखियों से देखना, हाथ की आड़ से निम्मी निम्मी ठंड और आग में, हौले हौले मारवा के राग में, मेरे की बात हो, दिन भी न डूबे रात। और मीर की बात क्यों न हो, उनके अधिकांश शब्द इंसानी जीवन के दो अहम संघटकों को गहराई से छूते हैं, प्रेम और दर्द। इसमें क्या ही आश्चर्य है कि 3 सदियों पहले उनकी रची शायरी ने बॉलीवुड के कई लोकप्रिय गीतों को अलंकृत किया है। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। पत्रिका में बात शुरू हुई वसंत से। ऋतु जैसी प्राकृतिक घटना हमारी काव्य धारा में कैसे विविध रंगों शैलियों का सृजन माध्यम बनती है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत अमर कविता। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, 2 जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। सुनते रहिए राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। आज जो है बसंत तेरी राम घरे, आज जो है बसंत तेरी राम घरे। किसी भी राष्ट्र के उद्भव और समग्र विविधता में एकात्मता के सार को खोजने में वहां की वांग्मय धारा एक अहम भूमिका निभाती है। हमारे देश को ही लीजिए, यहाँ की कश्मीरी, सिंधी और पंजाबी साहित्य सलीलाएं तो खास तौर से सदियों तो क्या सहस्राब्दियों की गाथा सुनाती हैं। महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलनों को परोक्ष अपरोक्ष रूप में आत्मसात किए हुए। लेकिन आज के अंक का नायक है बसंत, और सिर्फ बसंत। वही वसंत जिसने न जाने विश्व की कितनी भाषाओं बोलियों को शब्दों पंक्तियों छंदों के माध्यम से न सिर्फ समृद्ध किया, बल्कि पाठकों अभ्यासकों को नवचेतना प्रदान की। और ये भी तो देखो, वसंत ऋतु की मात्र आहट ही हमारे देश के विभिन्न अंचलों में कितनी साहित्यिक हलचल को गतिमय कर देती है। सोचा कभी? सो तो है।
कैलेंडर पर मेरी पूरी नजर है, पर न जाने क्यों आज अनायास मन किया समृद्ध पंजाबी काव्य धारा में निहित वासंती सार को कुछ नजदीकी से टटोलने का। ऐसा करते हैं, चलते हैं जालंधर। चलो। बसंत ऋतुओं की रानी है। शरद ऋतु के अंत में जब लोहड़ी और माघी के बाद बसंत आता है तो डाली डाली कोंपलें निकल आती, पत्ते फूट पड़ते, प्रकृति अंगड़ाई लेती है, शरीर में नया रक्त प्रवाहित होता है। हरे अंकुरित जंगल के पेड़ जोबन पर आते हैं। गेहूं के अंकुरित होते ही सरसों, तोरिया, तारामीरा और अलसी के फूल खिलते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खिलखिलाकर हंस रही हो। आई बसंत पाला उड़ंत, बचपन से हम इसका जिक्र सुनते आ रहे हैं। बसंत ऋतु में धरती अंगड़ाई लेती हुई प्रतीत होती है। शब्द साधक रचनाकारों ने इस ऋतु का प्रयोग सर्वत्र अपने काव्य मोतियों में किया है। भगत कबीर जी ने सबसे पहले इस बसंत ऋतु का जिक्र गुरबाणी में किया। उन्होंने लिखा है, मौली धरती मौलिया आकाश, कट कट मौलिया आत्म प्रगास। गुरु नानक देव जी ने भी इस ऋतु का सुंदर उल्लेख किया है और तीसरे गुरु अमरदास जी ने फूल बनराए शब्द के माध्यम से खिली हुई बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बसंत ऋतु में हमें ऋतुओं की महारानी की झलक दिखती है। बसंत आते ही श्री हरिमंदिर साहिब में बसंत राग के शब्द गाए जाने लगते हैं। हर रागी और कीर्तनिया सिंह बसंत राग का गायन कहीं ना कहीं जरूर करते हैं। गुरबाणी के अनुसार जो प्राणी प्रभु के नाम रंग में रंगे हुए होते हैं, जिन जीव आत्माओं के अंतस्करण में सृजनहार और पालनहार प्रभु की याद, उसका चिंतन निरंतर चलता है, उनके लिए सदैव बसंत है, हमेशा परम आनंद है। सद बसंत गुर मिले देव। गुरु ग्रंथ साहब की पावन वाणी जिन 31 रागों में निबद्ध है, बसंत उनमें से एक प्रमुख राग है। ये बसंत ऋतु में ही गाया जाता है। इस राग के गायन की प्रारंभता मकर संक्रांति की रात श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर में अंतिम कल्याण शब्द चौकी से होती है और ये राग होले मोहल्ले तक निरंतर गाया जाता है। होले मोहल्ले के जोड़ मेले के समापन वाले दिवस पर अरदास उपरांत इस राग के गायन का प्रचलन भी समाप्त होता है। पंजाबी कविता में बसंती चीरे और बसंती चोले का बार बार उल्लेख मिलता है। शहीद भगत सिंह और उनके साथी शूरवीरों ने मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर पूरे देश की क्रांतिकारी कतारों में जोश भर दिया था। पंजाबी साहित्य के तमाम प्रामाणिक कवियों ने बसंत ऋतु का सुंदर ढंग से उल्लेख किया है। कवियों और सूफी कवियों ने इस मौसम के प्रासंगिक उदाहरणों के साथ समय की एक तस्वीर चित्रित की है। पंजाबी कवि धनीराम चात्रिक जी के काव्य में अधिकतर ऋतुओं, त्योहारों, मेलों और लोक रीति रिवाजों का जिक्र है। चात्रिक जी लिखते हैं, फुल्लां दी पटारी पीले पोंछणी शिंगारी, ये छलेडी जई नारी केड़ी चंचल कुमारी है। फुल्लां दी पटारी पीले पोशनी शिंगारी, फुल्लां दी पटारी पीले पोशनी शिंगारी, छले दे जही नारी केड़ी चंचल कुमारी है, छले दे जही नारी केड़ी चंचल कुमारी है। चित चढ़ी अखां नूं खुमारी है,
चित होया चित चढ़ी अखां नूं खुमारी है। वीर हकीकत राय की शहादत भी लाहौर में बसंत पंचमी के ही दिन हुई थी। नाय हकीकत राय की शहादत पर पंजाबी कवि आगरा ने एक बड़ी कविता लिखी है। कूका नामधारी पंथ हर साल भैनी साहिब में बसंत पंचमी का उत्सव मनाता है, क्योंकि कूका आंदोलन के संस्थापक सतगुरु राम सिंह जी का जन्म भी लुधियाना जिले के भैनी अरैया गांव में हुआ था। पिछले कुछ वर्षों से यह पंजाब सरकार द्वारा आधिकारिक स्तर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर जहां बसंत राग गाया जाता है, वहीं कवि कवीशर बसंत रुत महिमा गाते हैं। बसंत पंचमी से वसंत ऋतु की भविष्यवाणी की जाती है। ये पर्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे बुजुर्गों में यह पर्व सुवनता के नाम से प्रसिद्ध था। वे इस अवसर पर कामदेव की पूजा करते थे और गुलाबी वस्त्र पहनकर समूह में गाते थे। पंजाबी कवि, देशभक्त और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर जी की ये रुबाई हमें बसंत के वातावरण से परिचित करवाती है। रुत बसंत नवा रस पाया हर बूटे हर डाली, हर शै दे विच जोबन खेड़ा हर शै दे विच लाली, कलियां हसियां गुंचे महके मौले जंगल बेले, पर सुके ओ रहे अभागे जड़ न जिना संभाली। प्रोफेसर मोहन सिंह जैसे आधुनिक समर्थ कवि ने भी अपने काव्य में बसंत ऋतु का प्रयोग किया है। आए जदों जवानी ना भौं ते लगे तली, दगे शरीर भारे विच ज्यों सोने दी डली, नाड़ां दे विच मचलदी रत शोख ते बली, कहंदियां वाह जवानी दा मौसम सुहावना, मल्लो मल्ली आकाशां दा बनना परौना। प्रोफेसर पूरन सिंह जी अपने काव्य में बसंत के मौसम का बहुत ही सुंदर उल्लेख करते हैं। उनका मुक्त नृत्य प्रदर्शन अधिक परिष्कृत प्रतीत होता है। ककरां ने लुट-पुट नंग कर छड्डे रुख हो गए निहाल अज पुंगर के डालियां, डालियां कचाह वांग कूलियां नूं जिंद पई, आलणे दे बोटा वांग खंबियां उछालियां, बागां विच बूटियां ने डोडियां उभारियां ते मिठी मिठी पौणा आके सुत्तियां उठालियां, खिड़ खिड़ हसदियां वसिया जहान वेख, गट्टे उत्ते केसर गुलाब उत्ते लालियां, फुੱਲਾਂ भरे गमलिਆਂ ਨੂੰ जोड़िया कतार बन, हरी हरी घाह दी विछाई उत्ते मालियां, बुलबुल फुੱਲ फुੱਲ फुੱਲਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਲਏ, ਭੌਰੇ ਲਟਬੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਹਿੰਡੋਲ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ, ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਲੀਆਂ, ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਪਹਿਨ ਜਦੋਂ, ਡੋਰੇਦਾਰ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗੁਲਾਲੀਆਂ। प्रोफेसर मोहन सिंह की कविता है कि वेख बसंत खाब अंदर में, तक्की पीड़ हिजर दी, हंजुआं दे दरिया वाग निकले, वेख चिरोका दर्दी। तो इसकी मैं हिंदी भी कर देती हूँ कि जब मैंने बसंत को अपने ख्वाब में देखा, अपने स्वप्न में देखा, तो देर का जो मन में ठहरा हुआ एक दर्दी था, एक दर्द जानने वाला था, मेरा एक हिस्सा था, वो बोली कि मोहन तू कैसे शायर बन जाता अगर मैं मर ना जाती। सो बसंत का अपना ही एक रंग होता है। पंजाबी काव्य में बसंत। आलेख प्रोफेसर गुरभजन गिल, वाचन स्वर बीरेंद्र सिंह और प्रस्तुति सोहन कुमार। आकाशवाणी जालंधर। वसंत ऋतु का उल्लेख होते ही बाल साहित्य का भी बोध होता है। देश की लगभग सभी भाषाओं बोलियों के वाङ्मय में वसंत से जुड़े बाल सुलभ उत्साह को पंक्तिबद्ध किया गया है। लेकिन बाल मन को लेखनी के माध्यम से छूना, उसकी अंतर तह तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। और सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से बदलते जमाने में बच्चों के ताजा रुझान
पहचानना। पिछले दिनों पत्रिका की मुलाकात बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार क्षमा शर्मा से हुई। दो बातें उन्हीं के साथ। अब आज के समय में जो बाल पत्रिकाएं हैं, क्योंकि अपने बचपन में याद आता है बहुत सी पत्रिकाएं थी जो बच्चों के लिए स्पेशली आती थी। आज के सिनेरियो में आपको क्या लगता है बाल साहित्य की जो पत्रिकाएं हैं खासकर? देखिए, मैं लंदन की एडिटर थी 11 साल, और जो प्राइवेट सेक्टर से जो मैगजीन्स निकलती थी उनमें से बहुत सी बंद हो चुकी हैं, लेकिन निजी प्रयासों से बहुत सी मैगजीन्स निकल रही हैं। अफसोस ये है कि मीडिया में उनको स्थान नहीं मिलता है। तो यूनिसेफ ने आज से कम 15 साल पहले वो स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन एक रिपोर्ट हर साल निकालते थे, तो उसमें उनका टैगलाइन ही ये थी कि बच्चों की चिंता इसलिए किसी को नहीं होती क्योंकि वो वोटर नहीं होते हैं, और वो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन बाल साहित्य की दिशा में भी उन्हें काम करना चाहिए। आपने अभी तक बहुत सी बच्चों की और भी किताबें लिखी हैं, तो आपको क्या लगता है अब जिस तरह के बच्चों से हम रूबरू हैं, जिनसे मुखातिब हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनसे संवाद कर रहे हैं, आपको क्या बदलाव अपने लेखन में करना पड़ा ताकि आप सही तरह से संवाद कर पाएँ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चाहे आप बच्चों के लिए लिखें चाहे बड़ों के लिए लिखें, अब तो वो मैं समझती हूँ हमेशा हम अपडेट करते रहते हैं। मैंने 40 से अधिक बच्चों की पुस्तकें लिखी हैं, उनके अनेक भारतीय भाषाओं में जो अनुवाद भी हुए हैं। बच्चों के लिए जो आपने कहा कि मेरे बचपन से लेके अब तक जो बदला है, मैं एक ही उदाहरण में बताऊंगी आपको। आज देखिए तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, और ये कोरोना ने तो कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल सब थमा दिए। तो मैं तो कलम से माउस तक की यात्रा मैंने की है। तो एक तरीके से ये अपग्रेडेशन ही है हमारा, और इस तरह की चीज़ें अतीत को याद करते हुए मैं आधुनिक चीज़ों में भी बच्चों के लिए जाती हूँ, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। बच्चों के अंदर साहित्य को लेकर एक जो सामान्य रुचि जो होती है, वो रुचि है, आप पाती हैं? उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है? हमारे देश में सबसे अधिक फेसबुक यूजर्स बच्चे हैं। माध्यम बदलने से हमारी अभिरुचियों में फर्क भी पड़ता है समय के साथ। हो सकता है मेरी किताब ना पढ़े, उसमें बहुत से कारण है कि उन तक पहुंच ही नहीं होगी किताब की, उन्हें मिलते हैं। आज का आखिर मीडिया में बच्चों के साहित्य की चर्चा कितनी होती है। निजी प्रयासों से बहुत सी मैगजीन निकलती हैं, लेकिन उनके सीमित संसाधन हैं। वक्त बदलने के साथ, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे, अपग्रेड करना पड़ता है। आपको एंडरसन की कहानियाँ पढ़नी है, आपको एनेट को पढ़ना है, रस्किन बॉन्ड को पढ़ना है, आपको तमाम हिंदी, प्रेमचंद को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ना है, महादेवी को पढ़ना है, जो आज के नए लेखकों को पढ़ना है, जो बच्चों के लिए इतने सारे लेखक लिख रहे हैं। तो एक क्लिक अवे है ना, सब कुछ नेट पे है। क्षमा शर्मा को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। इन्हीं तारीकियों में आओ हम ढूंढें किरण कोई, ये कब तक इंतजार आखिर कि शब गुजरे सहर आए। उम्मीद भरी ये गहन सोच हमें स्मरण दिलाती है पद्मश्री और ज्ञानपीठ से सम्मानित महान कश्मीरी साहित्यकार प्रोफेसर रहमान राही का। पिछले दिनों उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी जम्मू स्थित हमारे सहकर्मी और साहित्य सेवी के लिद्धू। रहमान राही कश्मीरी भाषा के ऐसे समृद्ध कवि थे जिन्होंने कश्मीरी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अर्जित किया, भारत का साहित्य में सबसे बड़ा सम्मान और पुरस्कार। ये पुरस्कार उन्हें वर्ष 2004 के लिए उनके काव्य संग्रह सियाह रूद जरनमज के लिए दिया गया। मोटे तौर पर इसे हम काली बूंदा बांदी में अनुवादित कर सकते हैं। रहमान राही का मकाम इसलिए भी बुलंद है क्योंकि उनका काव्य जहां आधुनिक और अस्तित्ववादी आयाम लिए हुए है, वहीं उनके कला में पाठक के लिए रोमानियत, रहस्यवाद, कल्पनाशीलता और जीवन के रसों की अनुभूति प्राप्त होती है। उन्होंने बड़ी होशियारी से कश्मीरी भाषा के विकास का अध्ययन किया और उनकी संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कश्मीरी साहित्य का आधार लल दिद
शैव कवित्री को आधुनिक कश्मीरी संदर्भ में पुनः स्थापित किया और इसकी आवश्यकता भी जताई। उनके काव्य पर यूरोप का अस्तित्ववाद भी गहरा छाप छोड़ गया और कश्मीरी भाषा के समकालीन कवि पंडित दीनानाथ नादिम से भी वो काफी प्रभावित रहे। राही ने कश्मीरी भाषा को केवल काव्य के रूप में और इसी धरातल पर समृद्ध नहीं किया, अपितु अनुवादक और आलोचक के रूप में भी एक ऐसी लकीर खींची जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका, विशेषकर आधुनिक संदर्भ में। दरअसल राही को इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि उन्होंने कश्मीरी भाषा को फारसी और उर्दू के प्रभाव से मुक्त भी किया। 1925 में जन्मे रहमान राही का ये सफर सन 1950 के कवि सम्मेलन में भाग लेने से शुरू होता है और उनके द्वारा प्रस्तुत कविता जिसने जबरदस्त वाहवाही लूटी ने उनको पहचान दी। ये सफर प्रगतिवाद के साथ भी काफी देर तक वाबस्ता रहा और रहमान राही प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की सचिव भी बने। हालांकि बाद में उनका जब जीवन की सच्चाइयों से सामना हुआ तो प्रगतिवाद से वो विमुख भी हो गए। बहुत ही कम उम्र में 1961 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार अपनी कृति नवरोज़े सबा के लिए प्राप्त किया। उनके काव्य का कमाल इस कविता संग्रह में झलकता है। विशेष योगदान उनका कश्मीरी भाषा के लिए यह भी है कि उन्होंने सूफी कवि बाबा फरीद की कृतियों का कश्मीर में उत्कृष्ट अनुवाद किया। सन 1980 में कहवट शीर्षक यानी कसौटी नाम के लेख संग्रह में उन्होंने कश्मीरी भाषा के लिए समालोचना का वाक्यांश निर्मित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया और स्वयं भी इस दिशा में अग्रणी काम किया। राही साहब की झोली में कितने पुरस्कार और सम्मान समाये हुए हैं उनकी गिनती करना मुश्किल है, लेकिन कश्मीरी भाषा के वो ऐसे ध्रुव सितारे हैं जो कश्मीरी साहित्य के आकाश में काफी समय तक साहित्यिक सृजन को दिशा के साथ साथ बल और संदर्भ भी प्रदान करते रहेंगे। पिछले दिनों आकाशवाणी के प्रतिष्ठित सर्वभाषा कवि सम्मेलन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार को दर्शाता ये वार्षिक साहित्य कुंभ राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में एक अनूठा अनुपम आयोजन है। हमारे देश की भाषाओं की बगिया में भिन्न भिन्न भाषा रूपी फूलों की सुगंध व्याप्त है। काव्य के मधुर स्वरों की राग रागनियां गुंजायमान हैं। इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रारंभ कर रहे हैं देव भाषा कही जाने वाली संस्कृत भाषा की कविता से। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे। भुवन मंडल मंडन भूषणं सुविदितं च सुरैरपि याचितं। भुवन मंडल मंडन भूषणं सुविदितं च सुरैरपि याचितं। ऋषिकुलस्य जनेश्च तपोमयम्। डॉक्टर प्रांजित बोरा अपनी असमिया कविता लेकर के। জীৱন সঁচাকৈ কিমান ধুনীয়া হ'ব লাগিব, জীৱন সঁচাকৈ কিমান ধুনীয়া হ'ব লাগিব, যদিও বা আকাশত ঘনঘোৰ মেঘৰ ৰাশি ৰাশি চূড়া, এটা সৰু ল'ৰাই শোৱা বাঢ়ি অহা নৈৰ গুমগুমনি দুভৰিৰে গচকি, মথাউৰিৰ ওপৰেদি খেদি গৈছে ঘৰ মোৱা জাক চৰাইৰ হাউচৰ মাতবোৰ, সন্ধিয়া নাতি নাতিনীৰ হাতত ধৰি आय आही बहिছে। श्री कुमार हसन उड़िया भाषा की कविता बोदू मुंडा। बोदू मुंडा हाथरे कुराड़ी धरी थोरे बाहरी गले, जंगल केबे काहाकू सुआए नहीं खाली पेटरे। बोदू मुंडा आज जंगल रु फेरुची खाली हाथरे। जंगल रे से देखी आसीची पहाड़र फटा छाती, जंगल रे से देखी आसीची नईर पथर पालटी थिबा लुह, जंगल रे से देखी आसीची कोयलार कला फूल, जंगल रे से देखी आसीची लुहा पत्थर और कुह। जनाब फरहत एहसान। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चंद शेर हैं जो पेश करता हूँ। ठोकरें खा के संभलना नहीं आता है मुझे, चल मेरे साथ कि चलना नहीं आता है।
अपनी आंखों से बहा दे कोई मेरे आंसू, अब तेरी गर्मी आगोश ही तदबीर करे। गर्मी आगोश के मतलब आलिंगन की गर्मी, तदबीर कोशिश। अब तेरी गर्मी आगोश ही तदबीर करे, मोम होकर भी पिघलना नहीं आता है। और अब कन्नड़ भाषा की कवित्री को आवाज दे रही हूं, सुश्री HR सुजाता। ನಾವಿಂದು ಘನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತನು ಮನ ಧಾರೆ ಎರೆದೆವು. ಆಗಸದ ಚಿಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೂವ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಗಂಧ ತುಂಬಿದೆವು. ಜೇನು ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿತು. ನಾವಿಂದು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮರ ಕಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರೆರೆದೆವು. ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು नक्कवु। सुंदर वादियों का प्रदेश कश्मीर, वहां से पधारे हैं डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब। मेरी पोएम का टाइटल है प्रजनत। बओसुस क्या तक्युत ओसुस, बओसुस क्या तक्युत ओसुस, बराबर हु बहु दरियाव मुकम्मल सबितो सलिम बयुत ओसुस त्युत ओसुस। बओसुस क्या तक्युत ओसुस, बराबर हु बहु दरियाव मुकम्मल साबितो सलिम बयुत ओसुस त्युत ओसुस। और अब आपको गुजरात ले चले, लिपि ओझा प्रस्तुत है गजल घर छोड़ो। हजी पण नित नवा लेतू रहूं अवतार घर छोड़ो, हजी पण नित नवा लेतू रहूं अवतार घर छोड़ो, वटावी केटला सागर उतरशे पार घर छोड़ो। डोगरी भाषा की रचना में आपके समक्ष लाना चाह रही हूँ। सुनीता भड़वाल जी ने इस रचना को लिखा है। शहरा दे दिला पर बने दे विरद आश्रम दिखो, शहरा दे दिला पर बने दे विरद आश्रम दिखो, ध्यान कन्नै दिखो, उसदी चार दीवारी च दबोए दे दुख सुनो, उसदी चार दीवारी च दबोए दे दुख सुनो, बिंदक ध्यान कन्नै सुनो, उसदी चार दीवारी च दबोए दे दुख सुनो, बिंदक ध्यान कन्नै सुनो। तमिल कविता लेकर के हमारे बीच आ रहे हैं श्री A सत्यमूर्ति उनका नाम है, लेकिन बहुत जाने जाते हैं कवि इस्सई के नाम से। எப்போதும் ஒரு பிஸ்கட்டை இரண்டாக பிட்டு என் நாயிற்கு எறிவேன், எப்போதும் ஒரு பிஸ்கட்டை இரண்டாக பிட்டு என் நாயிற்கு எறிவேன், அரை பிஸ்கட்டிற்கு முழு உடலால் நன்றி செலுத்தும் பிராணி அது। इस महीने की 21 तारीख को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश की जनजातीय बोलियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से उन्हें नवजीवन दिया है। समय का ये पड़ाव साहित्य जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों के जीवन चक्र की अहम तिथियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मिर्जा गालिब, वृंदावन लाल वर्मा, चकबस्त, शहरयार और निदा फाजली के अतुलनीय साहित्यिक योगदान को पत्रिका का नमन। मनोज माइंडकर और राजश्री त्रिवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।